हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 7 से चैप्टर नंबर 6। देखिए यहाँ पर आज हम संचार माध्यमों को समझेंगे, यानी जानेंगे कि ये संचार माध्यम किस तरह से जनसंपर्क के माध्यम बने हुए हैं, इनके जरिए हमें कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान हम ये कर रहे हैं माध्यम, ठीक है, और कैसे हमें इनके जरिए सूचनाएं हमें मिलती हैं। तो उन सब बातों को जानेंगे, उस पूरी प्रोसेस को जानेंगे जो हमारे जीवन को ही प्रभावित करती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए बात कर लेते हैं संचार माध्यमों की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे भारतीय समाज में अगर आप देखें हम, तो यहाँ पर आपके यहाँ टीवी, अखबार, इंटरनेट, ठीक है, ये सभी संचार के साधन हैं। यानी पहले के समय में रेडियो हुआ करता था, लेकिन अब रेडियो का स्थान खत्म हो गया और लगभग अब लोग इंटरनेट से जुड़ गए हैं। यानी इंटरनेट के जरिए लोगों को सुगमता ज़्यादा होती है, यानी टीवी पर भी इतना फोकस नहीं है, अब इंटरनेट से ज़्यादा जुड़ गए हैं, क्योंकि इंटरनेट पर टीवी, अखबार, रेडियो ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं लगभग, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो संचार के साधनों में इंटरनेट की एक महती भूमिका है, अच्छी खासी भूमिका है इंटरनेट की, ठीक है। तो ये सब जो साधन है, इन सब के लिए कॉमन वर्ड यूज होता है जिसका नाम है मीडिया। मीडिया जो वर्ड है वो मीडियम से लिया हुआ है और मीडियम का जो अर्थ होता है वो होता है माध्यम, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं, हमें सूचना प्रदान कर रहे हैं। तो ये है क्या, ये वास्तव में एक माध्यम है जिनके जरिए हमें सूचना मिल पा रही है, ठीक है। यानी इन सब के लिए एक वर्ड प्रयुक्त होता है मीडिया, और मीडिया के तहत क्या आ जाता है, मीडिया का जो निकला हुआ वर्ड है मीडिया, ये निकला हुआ है मीडियम से, इसका अर्थ होता है माध्यम। यानी इन सभी माध्यमों के जरिए हमें सूचनाओं का हमें आदान प्रदान होता है, सूचनाएं हमें मिल पाती हैं, हम अपनी सूचनाएं प्रेषित कर पा रहे हैं इनके जरिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप जान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट यहाँ पे ऐसे लिखेंगे यहाँ पर कि रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, अखबार और इंटरनेट, इन सब को संचार माध्यम यानी कि मीडिया कहा जा सकता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट ऐसे लिख लेना। और इसी में सब पॉइंट देखिए, मीडिया जो है वो अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य है उन विभिन्न तरीकों से है जिनके द्वारा हम समाज में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो अब मीडियम का अर्थ जानते ही हैं आप, माध्यम होता है। अब देखिए आप जानते हैं कि हम अपने विचारों को अवगत करवाते हैं लोगों को, दूसरे के विचारों को हम ग्रहण करते हैं, तो इन सब माध्यमों का हम प्रयोग करते हैं। और कहीं ना कहीं इन सब माध्यमों के यानी आ जाने से क्या हुआ है कि हमें अब हमारी जो तमाम तरह की मैसेज पहुंचना आसान हो गया। यानी हमारे जो तमाम संदेश होते थे, संदेशों का पहुंचना आसान हो गया। अब आप देखते होंगे कि भाई कोरोना त्रासदी की जो लॉकडाउन की घोषणा थी, जो है हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहीं से बैठे बैठे कर दी और आप सभी लोगों ने देख ली अपने मोबाइल के जरिए, अपनी टीवी के जरिए, रेडियो के जरिए सुन ली कि भाई इतने तारीख से लेकर इतना तारीख तक कोरोना का लॉकडाउन होगा। तो हमें पता कैसे चला, माध्यमों के माध्यम, यानी कि हमें जो है जो माध्यम है हमारे, जैसे अखबार हुआ, टीवी हुआ, मान लीजिए किसी के पास टीवी नहीं है तो अखबार यूज कर रहा है, अखबार नहीं है तो हो सकता है वो रेडियो यूज कर रहा हो, रेडियो नहीं है तो हो सकता है इंटरनेट से जुड़ा हो, ठीक है। तो इन सब के जरिए हमें कहीं ना कहीं सूचनाएं मिल जा रही हैं। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच जो है लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूहों तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। यानी कि इन्हें मीडिया तो जानते हैं, मीडिया के रूप में तो जानते हैं, लेकिन चूंकि ये अपनी जो बात जो है, अपनी सूचनाएं जो है लाखों लोगों तक प्रेषित करते हैं, लाखों लोगों तक पहुंचाते हैं, देश विदेश में पहुंचाते हैं, तो इसलिए इन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहा जाता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा गया है संचार माध्यम और तकनीक। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई तकनीक यानी टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है संचार माध्यमों को विकसित करने में, ठीक है। आपने देखा होगा कि शुरुआत के समय में, जब प्राचीन समय में अगर देखा जाए तो वहाँ पर संदेश भाग कौन होते थे, संदेश भाग व्यक्ति के रूप में होते थे। फिर कुछ दिन बाद क्या किया जाने लगा, जो जानवर वगैरह हैं, पशु पक्षी, उन्हें ट्रेंड किया जाने लगा, तो उनके जरिए संदेश पहुंचाए जाने लगे, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके ट्रेंड चलता गया, बदलता गया ट्रेंड। आगे चल के क्या हुआ, जब ताड़पत्र वगैरह विकसित हो गए तो लोग ताड़पत्रों पर लिखकर संदेश भेजने लगे। तो ऐसे करके यानी कि ये तमाम साधन, टेक्नोलॉजी ऐसे से विकसित हो गई, वैसे वैसे विकसित होते चले गए। पर एक समय ये आया कि भाई रेडियो का आविष्कार हुआ, आपको सूचनाएं रेडियो पर सुनी जाने लगी। टेलीविजन का आविष्कार हुआ, टेलीविजन से दिखने लगे आप सूचनाएं। फिर कुछ सालों बाद आपने देखा होगा इंटरनेट ने कदम बढ़ाया, तो अब आप इंटरनेट के जरिए इन सब चीज़ों से जो टच होने लगे। तो कहीं ना कहीं संचार के माध्यमों को विकसित करने में, संचार के माध्यमों को जन साधारण तक पहुंचाने में तकनीक का एक अहम योगदान रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना इसमें पहला पॉइंट कि जो है जनसंचार माध्यमों के प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती है, ठीक है। निरंतर बदलने का मतलब ये है कि अभी मान लीजिए कोई और प्रौद्योगिकी चल रही है, आने वाले समय में कुछ और प्रौद्योगिकी आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जो तकनीकी मशीन है, तकनीकी और मशीनों के को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुँचाने में मदद मिलती है। ये पहले का सब पॉइंट आप लिख लेना।
यानी तकनीकी जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती जाती है, तकनीकी के जरिए आपको जो है संचार माध्यमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि शुरुआत में जो हम फ़ोन कॉल करते थे उसमें लोगों के चित्र नहीं देख पाते थे, लोगों का चेहरा नहीं देख पाते थे, लेकिन जब इंटरनेट का ज़माना आया तो आज हमारे सामने जो है यानी वीडियो कॉलिंग का जो है फीचर है हमारे सामने, यानी हम लोग वीसी के जरिए लोगों से कनेक्ट हो पा रहे हैं, जो वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं किसी के सामने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के जरिए संभव हो पाया कि आज आप संचार के साधन है वो और ज़्यादा सुगम हो पाए और ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे 1940 के दशक में टाइपराइटर का आविष्कार हुआ, जिसके जरिए जो पत्रकारिता के क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट नोट कर लेना, ये 1940 के दशक में, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर का बदलाव आया तो लोगों के यहाँ पे एक नई क्रांति आई। वहीं जो टेलीविजन का आविष्कार था इसका श्रेय जो है जॉन एल बेयर्ड को जाता है। जॉन एल बेयर्ड लिखा है, बेयर्ड नहीं है, बेयर्ड है ये, ठीक है, इनका नाम जो है बेयर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने जो है टेलीविजन का आविष्कार किया था जॉन एल बेयर्ड ने, पूछा जाता है अक्सर ये, तो उस समय इसका नाम टेलीवाइजर था, ठीक है। टेलीविजन का जो प्रारंभिक रूप था वो टेलीवाइजर के नाम से जाना जाता था, और ये आविष्कारक हैं और इस टेलीवाइजर के सामने बैठे भी हैं, ठीक है। तो इन्होंने किया था किसने? जॉन एल बेयर्ड ने। तो यहाँ पर आप लिख लेना थर्ड पॉइंट आप, जॉन एल बेयर्ड ने, ठीक है, टेलीवाइजर ब्रैकेट में टेलीविजन का प्रारंभिक रूप का आविष्कार किया, ठीक है। और इसी में इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था। ये आप लिख लेना थर्ड पॉइंट पे, यानी टीवी का आविष्कारक कौन था वो भी आपको पता चल गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगली बात कही गई है कि टेलीविजन के कारण हम क्या कर पाते हैं कि भाई आप देख पाते हैं कि भाई विश्व में क्या चल रहा है, विश्व के लोग किस तरह से कनेक्ट हैं, किस तरह से क्रियाएं कर रहे हैं, वो आप देख पाते हैं। तो टेलीविजन में जो चित्र प्रदर्शित होते हैं वो चित्र जो है हमें कैसे मिल पाते हैं? वो सैटेलाइट के जरिए, सैटेलाइट और केबल के जरिए एक लंबा जाल बिछा हुआ है, इनके माध्यम से ये सब जो चीज़ें हैं हम तक पहुंच पाती हैं। यानी कि हमारे यहाँ जो प्रसारण के लिए क्या लगे हुए हैं, आकाश में सैटेलाइट तैनात किए गए हैं, ठीक है। यानी कि टावरों से ट्रांसमिशन होता है यहाँ पर सूचनाओं का, यहाँ से ट्रांसमिशन होता है और उन सैटेलाइट के जरिए आपके एंटीना जो लगे हैं, डिश टीवी वगैरह लगी है, वो उसे ग्रहण करती हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये जो चीज़ें हैं अपने टीवी पर देखने को मिल पाती हैं। और कहीं कहीं क्या है, जो केबलों का जाल बिछा हुआ है, ठीक है, यानी डीटीएच ऑपरेटर वगैरह है, केबल ऑपरेटर वगैरह है, तो उनके जरिए आपकी टीवी कनेक्ट है, इसके जरिए आप जो सूचना ग्रहण कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप चौथा पॉइंट लिख लेना कि टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर टीवी पर आपने देखा होगा बच्चों के मनोरंजन के लिए जो कार्टून आते हैं, कार्टून आपने वर्ड सुना होगा, कार्टून कार्टून करके, तो वो ज़्यादातर अधिकांश ये कहाँ बने हुए हैं? जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका में के होते हैं। यानी अधिकतर अब तो जो इसमें भी आपके कार्टून वगैरह है, एनिमे, यानी एनिम बोलते हैं इसे, एनिम या एनिमेशन इसे बोलते हैं। अब तो भारत में भी बनाया जाने लगा, लेकिन प्रारंभ में आप देखते होंगे टॉम एंड जेरी वगैरह, बहुत सारे जो कार्टून वगैरह आपने देखे बचपन में। टॉम एंड जेरी देखा, सबसे फेमस तो टॉम एंड जेरी ही है आपका बचपन का कार्टून, मेरा भी जो फेमस यही है। तो टॉम एंड जेरी वगैरह जिनका आविष्कार कहाँ हुआ था? शुरुआत में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर यही चौथे का सब पॉइंट नोट कर लेना। तो ये तो आपने टेलीविजन की विशेषताएं आप जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, संचार माध्यम और धन। यहाँ पर कहा गया है कि संचार माध्यम में क्या धन की आवश्यकता लगती है? यहाँ पर ये कहा गया है संचार माध्यमों को चलाने में क्या धन की आवश्यकता होती है? तो ये आप हेडिंग डाल लेना। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप लोग केवल और केवल घर पर मान लीजिए टीवी इंस्टॉल कर लिया और आप लोग सूचनाएं देख पा रहे हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि भाई यहाँ से ये प्रोग्राम प्रेषित हो रहा है, उस प्रोग्राम को प्रेषित करने वाली जगह पर कितनी मशीनरी लगी होगी? यानी वहाँ पर वो पूरा स्टूडियो बना होता है और स्टूडियो को बनाने का जो खर्चा होता है वो करोड़ों रुपए में आता है, ठीक है। यानी कि जो टीवी स्टूडियो बनाए जाते हैं उन्हें बनाने का खर्चा करोड़ों रुपए में आता है। उसके जरिए वो तब जो है अपनी सूचना जो है, यानी वो अपना बैंड खरीदते हैं, पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बैंड लेते हैं, उसके जरिए अपनी सूचनाएं सैटेलाइट के जरिए हम तक प्रसारित करते हैं। तो एक लंबी प्रोसेस होती है ये, जिसके जरिए आपको ये चीज़ें मिल पाती हैं देखने को। तो ये संचार के माध्यमों में एक अच्छे खासे धन की आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जनसंचार के उपयोग में लाई जाने वाली जो विभिन्न वस्तुएं हैं, तकनीकें हैं, बहुत खर्चीली होती हैं, ठीक है। यानी टीवी स्टूडियो में लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं, और ये सब इनका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब ये संचार के जो भी माध्यम है आप जिन्हें देख रहे हैं या फिर जिन्हें आप आसानी से देख पा रहे हैं, उन सबको चलाने में, उन सब में सूचनाओं को प्रसारण करने में एक बहुत ही उच्च तरीके की लागत आती है, यानी बहुत ही उच्च लागत आती है। यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ पर ये है, यानी सस्ता नहीं है। आप केवल ये देख ले रहे हैं कि जैसे आप अभी मान लीजिए ये वीडियो है, जो आपके सामने वीडियो आ रहा है, इस वीडियो में लाने में भी मुझे जो एफर्ट करने पड़ रहे हैं, मुझे भी कुछ विशिष्ट चीज़ें, विशिष्ट स्टफ्स जो थे वो खरीदने पड़े, इसके जरिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि भाई बहुत आसान है कि सर ने
अब जो फटाक से ना वीडियो डाला और हमें मिल गया, ऐसा आसान नहीं है, एक लंबी प्रोसेस है। ठीक है, अब मान लीजिए यही काम जो आप लोग कहते हैं कि सर आप कभी लाइव आइए, तो लाइव आने के लिए मेरे पास उतना सेटअप नहीं है, यानी जितना मुझे चाहिए कैमरा वगैरह चाहिए, जो कुछ है वो है नहीं है सेटअप। जिस दिन होगा मैं लाइव आ जाऊँगा। तो वही है, यानी किसी स्टूडियो को चलाने के लिए, किसी स्टूडियो को बनाने के लिए संचार के माध्यमों में वो धन की आवश्यकता पड़ती है। एक बहुत ही जो जटिल, यानी कि एक बहुत ही जटिल ये संसाधन होते हैं, बहुत ही जटिल टेक्नोलॉजी होती है। इसको पूरा इंप्रूव करने के लिए, पूरा सेटअप बनाने के लिए धन की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। यानी कि मुझे भी अगर मान लीजिए अब आप लोगों की जो डिमांड है दिनों पर दिन जो है बढ़ती जा रही है कि सर आप यूट्यूब पे अभी आपकी जो है 2 वीडियो आ रही हैं, अब आपकी ज़्यादा वीडियो क्यों नहीं आ पा रही हैं, तो वही दिक्कत आती है भाई, मैं रात को वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, 2 वीडियो से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं लाइव क्यों नहीं आता हूँ, लाइव इसलिए नहीं आता हूँ कि मेरे पास पर्टिकुलर कोई रूम नहीं है। ठीक है, पर्टिकुलर रूम बनाने के लिए पर्टिकुलर रूम होना चाहिए, उसके अलावा उसमें फिर कैमरे वगैरह भी चाहिए, मुझे एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए, अच्छे सिस्टम भी चाहिए। तो उन सब में क्या है, एक धन की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। तो इसी वजह से भाई जो भी वीडियो है वो आपको अभी कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है उनमें, कि भाई सर के 2 वीडियो आ रहे हैं, 2 वीडियो ही काफ़ी हमारे एक दिन में। हो सकता है मेरे पास ये सारे सेटअप हों कभी भविष्य में, तो मैं आपको एक दिन में 5 से 6 वीडियो दे पाऊँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं धन से चलती हैं, ऐसा नहीं है कि भाई केवल बातों से चल जाती हैं, इनमें धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट लिख लेना, यहाँ पर इसमें पहला पॉइंट लिख लेना कि जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तरीके अत्यंत खर्चीले होते हैं। इसी में सब पॉइंट टीवी स्टूडियो में लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं जिनका मूल्य बहुत अधिक है। ऐसे पहले का सब पॉइंट लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर बात कही गई है समाचार पत्र की। समाचार पत्र के प्रकाशन में केवल वहाँ पर समाचार वाचक की भूमिका नहीं होती है, बल्कि वहाँ पे फोटो लेने वाले, कंटेंट तैयार करने वाले, बाकी पर जो प्रिंटिंग प्रेस वाले, सबका रोल अलग अलग होता है। यानी कैसे कंटेंट तैयार करना है, चीफ एडिटर उसे एडिट करता है, देखता है, ऑडिट करता है कंटेंट को, क्या क्या रखा है, क्या करें। विभिन्न शहरों में पत्रकार उनके तैनात होते हैं, उनको भी पैसा दिया जाता है। तो समाचार पत्र भी, ये सब जो चीज़ें आप देख रहे होंगे, ये कोई मामूली बात नहीं है, इनमें एक बहुत ही विशाल धन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है। अगला पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेना, सेकंड पॉइंट, कि जनसंचार माध्यम ये जो हैं वो निरंतर आपके बदलते रहते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भाई टेक्नोलॉजी जैसे से इंप्रूव होती आएगी वैसे वैसे बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी बहुत अधिक धन व्यय होता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, आपने अभी अगर हम एग्जाम्पल दें, मान लीजिए पहले क्या था कि पहले प्रोग्राम जो होते थे वो टीवी पर प्रसारित होते थे। अब चूंकि इंटरनेट का ज़माना आ गया, तो अब क्या करना पड़ा चैनल वालों को इंटरनेट के लिए यूट्यूब से टाइप करना पड़ा, क्योंकि यूट्यूब जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग देता है या लाइव स्ट्रीमिंग का फीचर देता है। तो यूट्यूब से लोगों को टाइप करना पड़ा। अब इसके जरिए वो यूट्यूब पर अपनी लाइव स्ट्रीम दे सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसके लिए वो टाइप करना पड़ा, सिस्टम लगाने पड़े होंगे, एडवांस कंप्यूटर वगैरह लगाने पड़े होंगे उन्हें। ठीक है, तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं कि भाई जैसे जनसंचार के माध्यम जो है, इनमें जैसे टेक्नोलॉजी का में परिवर्तन आता है, तो इनमें उन्हें नई टेक्नोलॉजी स्थापित करने में बहुत ज़्यादा धन व्यय होता है। इसलिए इसका परिणाम ये है कि आज देश में जितने भी बड़े चैनल हैं, यानी अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र, ये किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। हकीकत बात है कि आपके देश में जितने भी बड़े टीवी चैनल्स हैं या जितने भी बड़े जो है अखबार हैं, वो किसी न किसी एक बड़े व्यक्ति के हाथों में हैं, यानी किसी पैसे वाले या किसी व्यापारिक संगठन के हाथ में है। ये हकीकत बात है, कोई मामूली बात आदमी नहीं चला सकता है। यानी कि अगर आपने एक दो इंटरव्यू अगर देखे हों टीवी जो चैनल वालों को, तो वो बताते हैं कि किसी एक बेसिक से चैनल को शुरू करने के लिए लगभग, यानी आप टीवी पर जो चैनल देखते हैं, एक नॉर्मल सा चैनल स्टार्ट करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का बजट चाहिए, नॉर्मल सा चैनल स्टार्ट करने के लिए टीवी पर। ठीक है, यानी टीवी चैनल वाले तमाम एंकर वगैरह खुद अपना एनालिसिस करते हैं, बताते हैं चैनल कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे क्या है, इनकी परमिशन से लेकर पूरा संगठन तैयार करने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का, यानी कि एक नॉर्मल चैनल का। और अच्छा खासा चैनल चल रहा हो तो हज़ारों करोड़ रुपए में उसमें होता है। अब देखिए, आप लोगों ने ये तो सुन लिया कि भाई इनमें बहुत ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ये भी तो जान लीजिए कि भाई ये सब चीज़ें जुटाते कहाँ से हैं ये। इसके लिए फिर वो ये करते हैं कि भाई ये तमाम ऐड वगैरह, विज्ञापन वगैरह प्रेषित करते हैं। विज्ञापनों से इन्हें जो है पैसे की कमाई होती है। ठीक है, ये धन कमाने के तरीके भी हैं इनके पास। ऐसा नहीं है कि भाई धन कमाने के तरीके ना हो, धन कमाने के तरीके यही है कि भाई ये विज्ञापन करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो इनके जरिए इन्हें जो है जो पैसे की कमाई होती है और ऐसे करके अपना खर्चा मेंटेन करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर लिख लेना आप, अगला पॉइंट लिख लेना, थर्ड पॉइंट, यानी कि लिख लेना कि जनसंचार के माध्यम विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन द्वारा, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फोन आदि के द्वारा, ठीक है, आदि के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ठीक है, आदि के द्वारा धन अर्जित करते हैं, यानी विज्ञापनों के द्वारा ये धन अर्जित करते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ये आप एक स्टूडियो देख पा रहे हैं,
यानी कि अगर एक नॉर्मल सा भी स्टूडियो आप देख पा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है, ये नॉर्मल सा ही स्टूडियो है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हर जगह यानी जो टेलीविजन पैनल लगे हुए हैं, ये विभिन्न चैनल यहाँ पर चल रहे हैं, सामने ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, विभिन्न लोग काम पर लगे हुए हैं, अपना अपना कंटेंट तैयार करने पर लगे हैं कि हमें क्या कंटेंट देना है, किस तरह से देना है, कैसे प्रेषित होना है। इनका रिकॉर्डिंग रूम अलग होगा, प्रेषित करने वाला रूम अलग होगा, यानी कि आप देख पा रहे हैं यानी एक स्टूडियो का एक छोटे से रूम का झलक दिखाई गई है यहाँ पे। लगभग इस रूम के अंदर अंदर 20 से 25 कर्मचारी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जबकि बहुत छोटा सा दिखाया गया रूम, जबकि इससे नहीं, लगभग एक एक चैनल में लगभग कम से कम हजार लोग काम करते हैं। एक एक चैनल में हजार लोग वो काम करते हैं, ठीक है। एक बड़े जो आपके चैनल आप देख पा रहे होंगे, जो बड़े बड़े चैनल हैं आपके, जैसे GTV वाले हैं, ये सब चैनल जो हैं वो हजार लोग स्टूडियो में काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और एडवांस सिस्टम यानी यहाँ पर तो फिर भी आप देख पा रहे हैं ये आपके सिस्टम डेल वगैरह HP वगैरह के सिस्टम है, यानी जो एप्पल कंपनी है यानी कि नामी गिरामी कंपनी है, तो वो सिस्टम लगे होते हैं, इतने एडवांस सिस्टम लगाए जाते हैं इनके यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई एक जो टीवी चैनल है, विज्ञापन का खर्चा बताया गया है कि एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता समय के आधार पर है, जैसे 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का हो सकता है। 10 सेकंड का विज्ञापन केवल 1000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक का हो सकता है विज्ञापन, ये बताया गया यहाँ पर, यानी कि जिसकी लोकप्रियता जैसी है उसके हिसाब से ये पैसे चार्ज करते हैं। अब देखिए आपने संचार माध्यमों को स्टार्ट करने में धन की आवश्यकता जान ली। अब अगली बात आती है संचार माध्यम और लोकतंत्र। यानी संचार माध्यम जो है आपके, जो ये माध्यम है जिनके जरिए आप सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, क्या ये लोकतंत्र में भूमिका निभाते हैं? देखिए आप सभी को पता होगा कि जो आपकी मीडिया है, ठीक है, मीडिया को चतुर्थ स्तंभ कहा गया है, फोर्थ पिलर कहा गया है, यानी संविधान का लोकतंत्र का चौथा पिलर कहा गया है। चौथा पिलर कहने की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आप सभी को बताया कि देश में कोई भी घटनाक्रम होता है तो उस घटनाक्रम से अवगत करवाने का कार्य किसका होता है? मीडिया का होता है। मान लीजिए देश में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है, देश में लोकतंत्र जो है सही स्थिति में नहीं चल रहा है, तो मीडिया उसका जो है आलोचना करती है, आलोचनात्मक मूल्यांकन करता है, जिसके जरिए लोगों में जागरूकता आती है कि हाँ भाई ये वाकई में देश में गलत हो रहा है, तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, सरकार को परिवर्तित करना चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो मीडिया का रोल एक अहम रोल है। तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें सरकार दबाने की कोशिश करती है, तो मीडिया उन्हें पब्लिक में लाके उजागर करती है कि हाँ भाई सरकार ने ये चीज़ें कि आप लोगों को पता नहीं चल पाया, आपको इससे ये नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं मीडिया की लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया कि लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने की इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। जैसे यहाँ बताया गया है संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं सरकार किस प्रकार काम कर रही है। पहला पॉइंट आप यही नोट कर लेना, ठीक है। यानी कि संचार माध्यमों के जरिए लोग ये जान पाते हैं कि भाई सरकार जो हमारी है वो कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए सरकार सही से काम नहीं कर रही है, तो ऐसे करके क्या कर सकते हैं वो, ऐसे करके एक मंत्री को पत्र लिखकर या सार्वजनिक विरोध करके वो जो है अपने सरकार के खिलाफ कोई कार्यक्रम रख सकते हैं, अपने सरकार के खिलाफ कोई कार्यक्रम करने पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं इन्हीं संसाधनों के जरिए लोगों को पता चलता है हमारी सरकार की भूमिका क्या है, सरकार किस तरह से स्टैंड ले रही है, आपने देखा होगा ये, ठीक है। तो लोकतंत्र में इसका एक अहम योगदान है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखवाने से कोई मतलब नहीं है, ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं, पहला पॉइंट आपने डाल लिया, यही काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, 2 रिपोर्ट है आपकी, न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, एक इंडिया डेली की रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों का वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। यानी वज्रपात का मतलब ये है प्रदूषण फैलाने वाले जो कारखाने वगैरह थे इन पर रोक लगाई गई है, ठीक है, और विरोधियों ने चक्का जाम कर दिया और यातायात रुक गया है। अब यहाँ पर दूसरी खबर है कारखानों को बंद होने से घोर अशांति। घोर अशांति का मतलब ये है भाई कारखानों में काम करने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, वो बेघर हो गए, वो अब उन्हें कोई रोजगार नहीं रहा तो भूखे मरेंगे, ठीक है। यानी कि खबर 2 हैं, ठीक है, यानी खबर एक ही मिल से संबंधित है, उनका प्रयोजन अलग है। एक प्रयोजन में दिखाया जा रहा है कि भाई ये हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे प्रयोजन में खबर दिखाई जा रही है कि भाई इससे हमारी जो जनता है यानी कि जो रोजगार कर रही है उसके रोजगार पर संकट क्रिएट हो रहा है। लेकिन दोनों ने पूरी बात जो है पूरा विश्लेषण नहीं लिखा है, दोनों ने पूरा विश्लेषण नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर वही बात कही गई है कि मान लीजिए ये वाला अखबार है, यानी ये वाला अखबार किसी के सामने जाता है तो लोगों के अंदर एक आक्रोश तैयार हो जाएगा। लोग कहेंगे भैया जो फलानी फैक्ट्री ने हमारी नौकरी छीन ली, हमारे लोगों का रोजगार छीन लिया, लोग बेघर हो गए, भूखे हो गए, यानी कि लोग एकदम आक्रोशित हो जाएंगे इस खबर को पढ़कर। दूसरी खबर अगर लोग ये वाली पढ़ेंगे तो इस खबर को पढ़ के भी लोग पर्यावरण की चिंता में आ जाएंगे, कहेंगे नहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। लेकिन जो पूरा निहितार्थ है, यानी अखबार का रोल ये चाहिए कि अखबार, यहाँ किताब में यही लिखा है कि अखबार को ये चाहिए कि पूरा समग्र मूल्यांकन करे, किसी एक पक्ष को ध्यान में रखकर मूल्यांकन ना करे, क्योंकि किसी एक पक्ष को रखकर मान लीजिए मूल्यांकन करेगा तो सरकार जनता में एक गलत मैसेज जाएगा, और गलत मैसेज जाने की वजह से जनता में आक्रोश जो है वो एक तरफा हो जाएगा। तो जो अच्छे चैनल की, आदर्श चैनल की यही विशेषता है कि जनता के सामने समग्र मूल्यांकन करें। लेकिन आप देखते होंगे वर्तमान में समग्र मूल्यांकन नहीं करते हैं चैनल,
मतलब अब वर्तमान में चैनलों की जो प्रकृति हो गई है वो पोलराइजेशन वाली हो गई है, यानी कि ध्रुवीकरण करते हैं वो लोग, ठीक है। यानी किसी एक समुदाय विशेष या एक किसी जाति विशेष या किसी एक धर्म विशेष के प्रति वो उनकी भावना हो गई है केवल, ठीक है। यानी मान लीजिए किसी एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना है या किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचाना है या किसी गवर्नमेंट की आलोचना करनी है तो केवल गवर्नमेंट की आलोचना करनी है, सत्तारूढ़ पार्टी की आलोचना नहीं करते हैं। तो इस तरह की नीतियां आप देख पा रहे होंगे। इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ रहा होगा। ये तमाम सारी जो न्यूज होती हैं पता ही नहीं चल पाती हैं आपको, ठीक है। यानी जनता के माइंड में एक अलग धारणा क्रिएट हो जाती है, निगेटिव धारणा क्रिएट हो जाती है, समाज में खाई क्रिएट हो रही है, तो आप देख पा रहे हैं वर्तमान में, ठीक है। तो आगे यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि यहाँ पर वही कहा गया है, वास्तविकता तो यह है यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज ऑफ इंडिया पढ़ा तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती हैं और इससे क्या होता है, यातायात व्यवस्था जो है ध्वस्त होती है। वहीं आपने इंडिया डेली पढ़ा तो कारखाने बंद हुए हैं, तो इनसे पुनर्स्थापन के लिए पर्याप्त जो है प्रयास अपर्याप्त यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों विवरण दिए गए हैं, इनमें संतुलन नहीं है। यानी कि जो अखबार जो नोट या खबर जो भी मीडिया जो प्रसिद्ध करती है उसमें संतुलन होना बड़ा ही आवश्यक है, ठीक है। यानी संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा होती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है, यानी कि मीडिया में की लोकतंत्र में भूमिका इस प्रकार होनी चाहिए कि भाई वो हर पहलू का मूल्यांकन करे, किसी एक पहलू को ध्यान में रखकर ना चले। अब मान लीजिए जैसे आपने देखा होगा जो मीडिया चैनल वाले हैं, मीडिया चैनल वालों ने अभी जो हमारी वर्तमान सरकार है उनके जो कदम है, जैसे वंदे भारत मिशन हुआ, समुद्र सेतु मिशन हुआ, जिसके जरिए विदेशियों को भारत में लाया जा रहा है, निकाल कर इवैक्यूएट करके लाया जा रहा है, वो सब लोग इस बात का मुद्दा तो प्रबल रूप से उठा रहे हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, विदेशियों को बाहर अपने विदेश में फंसे हुए लोगों को जो है हमारे देश में लेकर आ रही है। लेकिन आपने देखा है कभी क्या वो श्रमिक जो है, आपके मजदूर जो है सड़कों पर नंगे पाँव जो पैदल सड़कों को नाप रहे हैं, तमाम संख्या में मृत्यु हो चुकी है मजदूरों की, क्या उनका मुद्दा उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं। उतने प्रबल तरीके से मुद्दा उनका नहीं उठाया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात से आप देख सकते हैं किस तरह से जो मीडिया है वो अपनी एक दो तरफा भूमिका निभा रही है, दोहरी भूमिका निभा रही है। एक ओर तो सरकार की वाहवाही लूट रही है और दूसरी ओर जनता को भी यहाँ पर संतुष्ट करने में लगी हुई है कि हाँ भाई सरकार बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन वर्तमान आप स्थिति देखेंगे तो आप देखेंगे स्थिति कितनी विकराल है, ठीक है। यानी सरकार जो है कहीं ना कहीं जितनी सरकार है, यानी हर स्टेट की सरकार जो लगभग असमर्थ है, यानी मजदूरों की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को निपटारा करने में असमर्थ है। और आप डेली देख रहे होंगे यानी कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक, तो वो सब आपकी आंखों के सामने है, ठीक है। तो मीडिया का आदर्श मीडिया का रोल वही है कि भाई हर चीज को संतुलित वे में दिखाए और हर चीज का मूल्यांकन करे और जनता को भी एक अपनी राय बनाने के लिए उनके ऊपर स्वतंत्र छोड़ दे कि भाई आपकी राय इसमें क्या होगी। तो ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। देखिए ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ आप लोग अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में, इन्हें लिखवाने की जरूरत नहीं है। या फिर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना कि ऐसे करके लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, कि संतुलित रिपोर्ट यानी कि जनसंचार के साधनों में संतुलित रिपोर्ट वह होती है, जनसंचार के साधनों में संतुलित रिपोर्ट वह होती है जो यहाँ से लेकर ऐसे करके लिख लेना यहाँ तक, ठीक है। अब इसी में सब पॉइंट कहा गया है कि भाई संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। यकीन हकीकत बात है, यानी संतुलित रिपोर्ट तभी कोई समाचार वाला लिख पाएगा जब वो स्वतंत्र होगा, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा। यानी कि आपने देखा होगा कि अधिकतर आपने अभी पढ़ा, क्योंकि जनसंचार के साधनों को चलाने के लिए एक बहुत ही बड़े लेवल के धन की आवश्यकता होती है, बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। तो इस वजह से यहाँ पर जो बड़ी बड़ी फर्में हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके चैनल हैं ये वाले। अब भाई जो उद्योगपति हैं उनकी हर सरकार से साठगांठ होती है, तो भाई क्या उद्योगपति चाहेगा कि हम सरकार की आलोचना करें? बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो फिर क्या होगा, जब उद्योगपति नहीं चाहेगा सरकार की आलोचना हो तो क्या जनता को सही फैक्ट मिल पाएंगे? नहीं मिलेंगे। अभी आपने वर्तमान में देखा भी था कि कुछ चैनल्स के जो वरिष्ठ जो पत्रकार थे, वरिष्ठ जो संपादक थे, उन्होंने चैनल को छोड़ दिया। छोड़ क्यों दिया? इसी वजह से छोड़ दिया उन्होंने कि उन्होंने देखा कि भाई हमारे मालिक साहब कह रहे हैं कि ये खबर ना चलाओ, और उन्होंने वो खबर चला दी, इसलिए उन्हें अपने चैनल से रिजाइन करना पड़ा। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं देश में। तो ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं वो आप देख पा रहे हैं। कहीं ना कहीं मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है, मीडिया स्वतंत्र नहीं है, और मीडिया स्वतंत्र ना होने का रीजन ये है कि आपको निष्पक्ष खबरें देखने को नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है। तमाम फर्जी खबरें आपको देखने को मिल पा रही हैं। जैसे आपने देखा होगा कि नोटबंदी के समय एक न्यूज चली थी, न्यूज आपने देखी होगी, काफी जो है उसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था कि भाई 2000 के नोट में एक नैनो चिप लगाई गई है, जबकि वो बात जो थी बिल्कुल झूठी थी। बाद में वो प्रूव भी हो गई थी। लेकिन हाँ, उस समय एक प्रोपोगेंडा चलाया गया मीडिया चैनलों के जरिए कि हाँ भाई 2000 के नोट में चिप लगी हुई है, कोई व्यक्ति कहीं पे नोट रखेगा तो सरकार को पता चल जाएगा, सैटेलाइट के जरिए, सैटेलाइट से कनेक्ट है, ये है वो है, तमाम अफवाहें उड़ी थी। तो आपने देखा भी होगा। ऐसे एक नहीं, मैं हजारों एग्जाम्पल गिना सकता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मीडिया
अब देखिए आप लोग, मैं एक बात और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग वर्तमान में मुझे ये ना समझें कि आप सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है, मीडिया की जो भूमिका है वो आज अच्छी नहीं है। मीडिया वाकई में हर चीज़ का जो है ध्रुवीकरण जिस तरह से कर रही है, जिस तरह से प्रोपोगेंडा चला रही है और लोगों का ब्रेन वॉश कर रही है, वो उसकी भूमिका केवल यानी संशय पैदा कर रही है, डाउट पैदा कर रही है कि भाई कहना क्या चाह रही भूमिका, ठीक है, क्योंकि वो संतुलित रूप में रिपोर्टिंग कर ही नहीं रही है मीडिया, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही कहा गया है, स्वतंत्र माध्यमों से इनका तात्पर्य ये है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचारों में कोई भी नियंत्रित या प्रभावित ना करे, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर लिया होगा आपने दोनों सब पॉइंट, सेकंड के सेकंड दोनों सब पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर बात वही कही गई है कि संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर ही नागरिकों को के रूप में कार्रवाई होती करते हैं, इसलिए ये आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। आपने देखा होगा तमाम लोग क्या करते हैं भाई, जो न्यूज़ पढ़कर ही अपनी धारणा क्रिएट कर लेते हैं कि भाई न्यूज़ में ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि भाई न्यूज़ जो है विश्वसनीय होनी चाहिए। अगर न्यूज़ वाकई में फाल्स होगी तो यकीन मानिए लोगों की धारणाएं, लोगों का विचार, लोगों का अभिव्यक्ति का तरीका जो होगा वो बदल जाएगा। आप देखते भी होंगे कि तमाम ऐसी जो न्यूज़ होती हैं, तमाम ऐसी न्यूज़ होती हैं जो भड़काऊ न्यूज़ होती हैं, उनसे क्या होता है समाज में दंगे फसाद, ठीक है, ये सब क्रिएट होते हैं। तो कहीं ना कहीं न्यूज़ जो है, यानी समाचार पत्र वगैरह जो भी हो, उन्हें तटस्थ होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, चाटुकार नहीं होना चाहिए, चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ भी बताया गया समाचार पत्र स्वतंत्र क्यों नहीं है। तो समाचार पत्र स्वतंत्र ना होने का रीजन यहाँ पर ये है, पहली बात तो ये सरकार का उन पर नियंत्रण है, सेंसरशिप, जिसे सेंसरशिप कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लेना थर्ड पॉइंट, यहाँ पर लिख लेना संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, इसका पहला कारण है सरकार का उन पर नियंत्रण है, यानी इसका पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण है, ठीक है। तो इसी में लिख लेना कि जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे सेंसरशिप कहते हैं। अब देखिए भारत के इतिहास में अगर सेंसरशिप की बात करें तो सेंसरशिप जो होती है वो 1975 से 77 तक जो आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के टाइम में, उस समय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता खत्म कर दी गई थी। तो यहाँ पर इसी में सब पॉइंट लिख लेना है इसी में कि भारत के इतिहास में संचार माध्यमों के ऊपर, ठीक है, आपातकाल के दौरान सेंसर लगाया गया, ठीक है। यानी आप लिख लेना भारत के इतिहास में संचार माध्यमों के ऊपर आपातकाल ब्रैकेट में 1975-77 के दौरान सेंसरशिप लगाया गया, यानी उन्हें जो प्रेशर वगैरह, उनको जो है सामग्री वगैरह प्रेषित करने पर रोक लगाई गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, सरकार जो है फिल्में वगैरह इन पर तो हमेशा जो है सेंसर लगाती है, ये बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया, अगली बात यहाँ पर कही गई है कि समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं, इसके कारण बहुत जटिल हैं। दूसरा कारण यहाँ पे कहा गया कि संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले, यानी पहली बात तो संचार का यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे संचार या सरकार का प्रेशर रहता है। दूसरा कारण यहाँ पे निकल के आ रहा है कि भाई संचार माध्यम जो है, सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारी प्रतिष्ठानों का नियंत्रण है। यानी संचार माध्यमों पर जो रिसर्च वगैरह करते हैं वो लोग कहते हैं एक तो सरकार का प्रेशर रहता है, दूसरी बात यह है कि भाई व्यापारी प्रतिष्ठान है तो व्यापारी प्रतिष्ठानों का भी नियंत्रण रहता है। रीजन यह है, रीज़न ये है कि आपने देखा था अभी कि भाई तमाम जो ऐड वगैरह होते हैं, एडवर्टाइजमेंट वगैरह होते हैं, वो ये यानी कि मीडिया वाले करते हैं। अब चूंकि मीडिया वाले तो चाहेंगे नहीं कि भाई हम किसी एडवर्टाइजमेंट या किसी प्रोडक्ट की पोल खोलें। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोका कोला का एग्जांपल लेता हूँ मैं, या फिर जो आपका थम्स अप या पेप्सी जो पेय पदार्थ उनका एग्जांपल लेता हूँ। आप सभी को पता है हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये सब लोग ऐड करते हैं। अब मान लीजिए आप ये लोग इनके दुष्प्रभावों की चर्चा करें तो क्या इनका ऐड करना सार्थक हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, इनकी सेल गिर जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये लोग व्यापारिक प्रतिष्ठान ये ध्यान में रखते हैं कि भाई हम इनका अगर नकारात्मक प्रभाव गिनाएंगे तो हमें ये लोग ऐड नहीं देंगे। तो ये लोग अपने फायदे के लिए, अपने मुनाफे के लिए क्या करते हैं, ये सब चीज़ों पर यानी कि इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर आप दूसरा कार्ड ये लिख लेना है, ये सेकंड सब पॉइंट यहाँ पर ही, ठीक है। तो ये आप यहाँ से यहाँ तक लिख लिया होगा आपने। यानी आपने यहाँ पर देखा होगा कि विज्ञापनों पर निर्भरता कार्ड भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं, ठीक है। तो इसी में सब पॉइंट लिख लेना, इसी में ही कि संचार माध्यमों के लिए विज्ञापनों पर निर्भरता कार्ड भी उन लोगों का विरोध लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने मुद्दे देख ली है आपने, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया किस तरह से संचार साधन है, इनका लोकतंत्र में योगदान है, कैसे इन्हें दबाया जाता है, किस तरह से अपना योगदान निभाते हैं। वर्तमान स्थिति आपके सामने है और आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानते भी हैं। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टीवी हमारे साथ क्या क्या करता है, हम टीवी के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम
टीवी से बहुत सारे प्रोग्राम जो होते हैं, जैसे आप पारिवारिक धारावाहिक वगैरह हैं। जैसे आपने देखा था कि रामायण जो था, रामायण ने कीर्तिमान स्थापित किया आपके देश में। रामानंद सागर कृत जो रामायण था, जिसका जो है प्रकाशन जो था 1987 में हुआ था। ठीक है, तो जो दोबारा पुनः जो है लोग लॉकडाउन के दौरान उसका प्रसारण जब हुआ, तो प्रसारण के दौरान उसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। लगभग 77 मिलियन लोगों ने भारत में देखा है। ठीक है, तो ये कुछ पारिवारिक धारावाहिक हैं। कुछ यहाँ पर खेल के कार्यक्रम भी आते हैं, कौन बनेगा करोड़पति वगैरह। ठीक है, कुछ वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम हैं, बिग बॉस हुआ, समाचार, खेल, कार्टून और ऐसे कुछ मनोरंजन के साधन भी आते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो तमाम तरह के प्रोग्राम जो होते हैं हमारी एक धारणा क्रिएट करने में मदद करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी लिखी गई है यहाँ पर कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि टेलीविज़न वगैरह में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन्हें देखकर आप आकर्षित होते हैं। खास करके जो आपके तमाम सीरियल्स वगैरह आते हैं, धारावाहिक वगैरह आते हैं, आप देखते होंगे उनमें जो महिलाएं वगैरह होती हैं उन्हें बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है, बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज पहनी हुई दिखाई जाती है। यानी एक धारणा बना दी जाती है कि भाई गरीब जो अमीर लोग हैं वो इस तरह से रहते हैं और गरीब लोग यहाँ पर इस तरह से रहते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में ये होता है? ये यहाँ पर वही कहा गया है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या दुनिया के बारे में हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। देखिए याद ये रहे, यहाँ पे कहा गया है कि टीवी हमें संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। हकीकत बात यही है, टीवी पर आप केवल संसार का अधूरा दृश्य देखते हैं। टीवी कभी रियलिटी नहीं दिखाता है। टीवी आपको केवल और केवल जो आप मनपसंद प्रोग्राम है आप देखते हैं कि भाई बड़े बड़े अभिनेताओं की लाइफस्टाइल कैसी है, बड़े बड़े लोग इस तरह से रहते हैं, बड़ी बड़ी फैमिलियाँ ऐसे होती हैं, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं है। तो वही बात कहा गया है, अपनी पसंद के कार्यक्रम का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक बहुत बड़ा संसार भी है। हकीकत बात है कि टीवी की दुनिया वास्तविक नहीं है। टीवी पर आप जो दुनिया देख रहे हैं, तमाम नाटकों में, धारावाहिकों में दुनिया देख रहे हैं कि सास भी कहू बहू थी, या फिर षड्यंत्र करना कि भाई ये षड्यंत्र वो षड्यंत्र, इन सबसे हटकर भी एक दुनिया है। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें जो हैं टीवी वगैरह हमारे मस्तिष्क पर एक नकारात्मक प्रभाव भी डालती हैं। देखिए काफ़ी बार मुद्दा उठा भी है, अब मैं उस मुद्दे पर जिक्र नहीं करना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जो आपकी यौन हिंसा की जो धारणाएं हैं, यौन हिंसा की वारदातें बढ़ रही हैं, तो तमाम विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इसके लिए टीवी जिम्मेदार है। टीवी पर आने वाले जो फुहड़ता बड़े सीरियल्स हैं वो जिम्मेदार हैं, और मैं भी यही मानता हूँ, बिल्कुल बात सही है। क्योंकि टीवी के सीरियल्स हैं, इन्हीं ने जो वर्तमान जनरेशन उनके माइंड में इस तरह का दृष्टिकोण तैयार कर दिया है कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये यौन हिंसा के लिए ये पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। काफ़ी लोग रिसर्चर्स ने ये बात कही भी है कि तमाम जो फुहड़ता वाले प्रोग्राम्स हैं, जो फुहड़ता वाले यहाँ पे चैनल है वो बंद करवा दिए जाए। लेकिन वही है कि प्रॉफिट के आगे सब लोग कौन सुनने वाला है यहाँ पर। ठीक है, तो वो सब बातें आप ऑलरेडी जानते भी हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कहा गया है मसौदा तय किया जाना, यानी कि ड्राफ्ट्स। मसौदे का मतलब ये होता है अंग्रेजी में ड्राफ्ट तैयार करना, यानी कि हम टीवी पर कोई भी प्रोग्राम लाना चाहते हैं उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। हकीकत बात है, जैसे मुझे आज आपका जो कंटेंट कवर करवाना है, चैप्टर कवर करवाना है, तो मुझे पता होता है कि आज फलाने चैप्टर में आपको ये चीज़ें मुझे अंडरलाइन करके आपको देनी है। एक ड्राफ्ट तैयार करता हूँ, मसौदा तैयार करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कही गई है कि जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आप देखते होंगे कभी कभी क्या होता है, कोई खबर होती है, जैसे किसी विद्यालय में कोई वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, यानी कि वार्षिकोत्सव का मतलब ये होता है एनुअल फंक्शन मनाया जा रहा है, तो उसे शायद समाचार में कोई जगह ना मिले, और मान लीजिए उसी फंक्शन में कोई बड़ा अभिनेता आ गया, तो फट सीना यानी कि तत्काल से वो क्या होता है, अखबार के फ्रंट पेज पे आ जाता है कि फलाने स्कूल में एनुअल फंक्शन में फलाने अभिनेता ने यहाँ की फीता काटा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये सब जो कुछ खास चीज़ें होती हैं, ध्यान केंद्रित करने के लिए यहाँ पे कहा गया है, कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यमों हमारे विचारों, भावनाओं, कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी इन्होंने कुछ तय कर लिए, कुछ मुद्दे तय कर लिए जिन पर ये अपना देख लेते हैं कि भाई इनको ज़्यादा फुटेज मिलेगा, लोग इससे ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा देखेंगे। ठीक है, यानी कि मान लीजिए किसी स्कूल के एनुअल फंक्शन की खबर थी, नहीं छापते, जब इन्होंने देख लिया एनुअल फंक्शन में भाई बड़े अभिनेता आ रहे हैं, मान लीजिए जो अमिताभ बच्चन आ रहे हैं, सलमान खान आ रहे हैं, कोई बड़े अभिनेता आ रहे हैं, तो फट सीना उसे जो है अखबार के फ्रंट पेज पे छाप दिया, लोगों ने तत्काल उसे देखा, हाँ भाई बड़ा वो स्कूल बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये सब क्या करते हैं, ये सब इस तरह से कंटेंट तैयार करते हैं कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। तमाम खबरें होती छोड़ देते हैं इंपॉर्टेंट, और तमाम ऐसी खबरें जो इंपॉर्टेंट की नहीं है लेकिन लोग उनमें इंटरेस्ट लेंगे तो उन्हें और उसमें नमक मिर्च मसाला लगा के उन्हें रख देते हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, ये बात यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पहला पॉइंट ये नोट कर लेना। देखिए इस कारण क्या होता है, इसके कारण ही क्या होता है कि प्राय यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा एजेंडा तय करते हैं। यानी हकीकत बात है, संचार माध्यम जो होता है जिसके जरिए आप देखते होंगे कि ब्रेन एकदम वैसा ही बन जाता है कि जैसा वो दिखाना चाहते हैं। संचार माध्यम चाह रहे हैं कि आप ये देखें तो आप वही देखते हैं, वही पसंद करते हैं, यानी हकीकत नहीं दिखाई जाती है। जैसे आपने देखा भी था कि हमारे देश में अभी वर्तमान में जो हालात चल रहे हैं,
आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर हमारे देश में अव्यवस्था व्याप्त है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं, कोई भी कहने को तैयार नहीं है। रीज़न है ये है ना, कोई सच्चाई कह देगा तो चैनल पर अंकुश लग जाएगा, कहीं ना कहीं चैनल पर उसकी जो रेटिंग वगैरह कम हो जाएगी, लेकिन कह नहीं सकता है। नहीं, आप वर्तमान में आप देख रहे होंगे कोरोना लॉकडाउन के दौरान किस तरह की अव्यवस्थाएं, किस तरह से गरीब लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके प्रवासी मजदूरों को। नहीं, कोई भी सरकार कदम नहीं उठा रही है, यानी कि इवन इफ सेंट्रल गवर्नमेंट तक जो है असफल हो रही है। आप देख पा रहे हो एक तरफ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि हम ट्रेनों से रेस्क्यू करेंगे, लेकिन वहाँ पर एक भारी भरकम जो है उन पर चार्जेस लिया जा रहा है। तो चार्जेस लेने की वजह से तमाम लोग बेचारे जिनके पास पैसे नहीं थे उन्होंने अपने जो है पैदल ही चले आ रहे वो। तो ऐसी समस्याएं भी आपने देखी, ठीक है। तो ये सब समस्याएं जो हैं आप देख पा रहे हैं, ये क्यों प्राप्त हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मीडिया है ना प्रबल रूप से नहीं रख रहा है। मीडिया यहाँ पर केवल एक पक्ष दिखा रहा है। मीडिया केवल यहाँ पर विदेशों से आने वाले नागरिक हैं उन्हें बड़ा फुटेज दे रहा है, और बाद बाकी जो नागरिक उन्हें फुटेज नहीं दे रहा है। तो ये सब आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर दिखाया गया है कि उन्होंने कीटनाशकों को अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी, ठीक है। तो यहाँ पर वही बात कहा गया है कि तमाम रिपोर्टें वगैरह नहीं देती हैं, तमाम सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कोला पानी जो है सुरक्षित नहीं है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे कि तमाम सरकार का प्रेशर रहता है, क्योंकि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के चैनल होते हैं तो एक्चुअल में खबर ये नहीं दे पाते हैं, डरते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है, जैसे एक बात यहाँ पे भारतीय पत्रकार ने लिखी है, वो बात आप यहाँ पे लिख लेना कि भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि कैसे वस्त्रों का एक नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समकक्ष अपने नए वस्त्र प्रस्तुत करने के लिए सभी समाचार पत्रों को मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। लेकिन उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया, उन्हें किसी जगह नहीं मिली अखबार में। हकीकत बात है, यानी कि एक फैशन वीक हुआ, फैशन वीक की खबर तो हर अखबार के फ्रंट पेज पर आ गई, लेकिन जब वहीं मुंबई में एक झोपड़पट्टियाँ गिरा दी गई उसकी खबर दूर दूर तक नहीं आई। तो ये समाज में आपको देखने को मिलता होगा। इसे शॉर्ट करके लिख लेना, आप इसे शॉर्ट करके लिख लेना कि भारतीय पत्रकार ने लिखा है कि जो आपके फैशन वीक है, फैशन वीक की जो खबर है समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लेती है। वहीं मुंबई में जो झोपड़पट्टियाँ गिराने वाली खबर है वो इसमें उस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसे करके लिख लेना आप, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देखते होंगे वर्तमान समाज में। अब देखिए यहाँ पर वही बात यहाँ पर कही गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगली बात कही गई है, प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण है। बात जानते हैं आप कि संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, इस तरह का एजेंडा निश्चित कर देते हैं। हकीकत बात यह है संचार माध्यम ही तय करते हैं। मान लीजिए अभी आपके सामने सभी टीवी चैनल वाले ये चलाते कि भाई प्रवासी मजदूरों को पहले रेस्क्यू किया जाए, तो आप सभी लोग फेवर करते हैं कि हाँ भाई प्रवासी मजदूरों की समस्याएं जायज़ है, उन्हें निकाला जाए। लेकिन प्रवासी मजदूरों का मुद्दा इन्होंने उठाया ही नहीं। कुछ चैनल वालों ने उठाया, कुछ ने उसे नहीं उठाया, ठीक है। तो नतीजा ये हुआ कि भाई उस परिणाम आप देख रहे हैं उनका, लोग तमाम भूखे प्यासे दौड़ रहे हैं, भूखे प्यासे सड़कों पर दम तोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब लोग एजेंडा तय कर देते हैं, आप देखना क्या चाहते हैं। यानी कहा गया यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर सपने से रोक सकती है, इसे सेंसरशिप कहा जाता है। यह आपने ऊपर पढ़ लिया, यानी सरकारों को पूरा नियंत्रण होता है, सरकारों के हाथ में जो चाहेंगे वो हो जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं आप वास्तविक जीवन में देखते भी हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई अभी बीजेपी गवर्नमेंट प्रेसित नहीं होने दे रही, कांग्रेस गवर्नमेंट होती तो प्रेसित होने जाने देती। सभी गवर्नमेंट चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जो भी हो, सबने अपना फायदा उठाया है। समझ रहे हैं आप कि हर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि भाई अखबार जो है वो एक्चुअल खबर छापे ही ना। हर गवर्नमेंट यही चाहती है, हर गवर्नमेंट के दबाव में ये सब चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि तमाम बार सीएम की, पीएम के जो क्या बोलते हैं उनकी जो गुफ्तगू वगैरह वाले प्रोग्राम होते हैं उनमें देखा है कभी क्या सीएम या पीएम से कभी ये रियल मुद्दे उठाते हैं पत्रकार वगैरह? नहीं उठाते हैं। यानी पत्रकार उनकी हाँ में हाँ भरते जाते हैं कि हाँ भाई ये करना है, हाँ भाई वो करना है, हाँ सर आप ये सही कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। कभी नकारात्मक बातें उठाते हैं? नहीं उठाते हैं लोग। ये क्या है? चार्ट उकाड़ते प्रदर्शित करते हैं। चार्ट उकाड़ते का मतलब ये है कि नहीं, ये डर है कि भाई कहीं सीएम या पीएम या बड़े कोई नेता हमारे चैनल को बंद ना करवा दें या हमारी नौकरी ना चली जाए। तो आप ये सब चीज़ें आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अच्छे से जानते हैं कि किस तरह से मीडिया जो है उसे दबाया जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्थानीय संचार माध्यम, ये आप डाल लेना। स्थानीय संचार माध्यम क्या होते हैं कि भाई आपने देखा होगा कि स्थानीय स्तर पर कुछ खबरें होती हैं, वो जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें होती हैं तो उन खबरों में अपना स्थान नहीं बना पाती हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि स्थानीय स्तर पर कुछ पत्रकार जो है समाचार पत्र निकाले जाते हैं ताकि स्थानीय लोगों की समस्याएं जो हों वो उनसे अवगत हो पाएँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो देश में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हैं राज्यवार, तो वो हर जिले के हिसाब से, मंडल के हिसाब से खबर निकालते हैं। इसलिए निकालते हैं भाई कि ताकि लोगों को पता चले कि हमारे आसपास क्या क्या समस्याएं हैं, नाली से रिलेटेड, सड़कों का निर्माण होने से रिलेटेड, जो बिजली वगैरह से रिलेटेड समस्याएं जो उनसे अवगत हो पाते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना है इसमें, ठीक है, कि इनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए हैं, ठीक है। स्थानीय संचार माध्यम, तो इसी में एक एग्जाम्पल दिया गया है, लहरिया नामक संचार पत्र है ये,
ठीक है। लहरिया नामक एक संचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है, लहरिया, ठीक है। लहरिया समाचार पत्र जो है दलित महिलाओं के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्थानीय बुंदेली भाषा में निकलता है और इस 8 पृष्ठ वाले समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है इसमें, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ स्थानीय स्तर पर समाचार पत्र भी निकाले जाते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए कुछ यहाँ पे सामाजिक विज्ञापन वगैरह भी होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सरकारी संस्थाएं या निजी संस्थाएं जो होती हैं कुछ विज्ञापन वगैरह भी बनाती हैं जिससे समाज के किसी बड़े संदेश का प्रसार हो सके, और ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक के दौरान सबने बताया कि भाई आप लोगों को हाथ धोना चाहिए, मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, पब्लिक कम्युनिटी में नहीं जाना चाहिए, पब्लिक जो मास गैदरिंग हो रही है वहाँ से बचना चाहिए। तो इस तरह के विज्ञापन क्या है, सामाजिक विज्ञापन में लोगों में सतर्कता की भावना जागृत कर रहे हैं, तो उन्हें सामाजिक विज्ञापन की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर वही चैन दिखाई गई है कि भाई बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान किस प्रकार से हैं, यानी कि ये कुछ रेडियो, टीवी, समाचार पत्र के मालिक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया है अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं ये लोग, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं लोग संचार माध्यमों से देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो वह पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को हो जाता है। यहाँ पे चैन दिखाई गई है ये, यानी कि विज्ञापनों से बढ़ावा मिल रहा है, पाठक दर्शक देख रहे हैं, उन विज्ञापनों के जरिए उन चीज़ों को खरीद रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो आप ये लोग ये चीज़ें देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें आप जानते हैं, सब वर्ड आप जानते हैं ऑलरेडी, मैंने पॉज कर दे रहा हूँ, आप सब जो है यहाँ पर जानते हैं ऑलरेडी ये वर्ड, ठीक है। देखिए इस चैप्टर को एंड करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा, कोई व्यक्ति मुझे पर्सनली टिप्पणी ना करे कि सर आपने ये ऐसी बात क्यों कह दी, इस समाचार पत्र स्वतंत्र नहीं है, मीडिया चैनल स्वतंत्र नहीं है। देखिए यहाँ पे राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना है, जो हकीकत है वो हकीकत को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको। कोई भी गवर्नमेंट सही, ये हकीकत रही है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी गवर्नमेंट सही निष्पक्ष रूप से मीडिया को स्वतंत्र नहीं होने देती है। हर गवर्नमेंट जो है मीडिया को कहीं ना कहीं अपने दबाव में रखती है। इसका एग्जाम्पल आप खुद स्वयं महसूस कर सकते हैं। तमाम खबरें जो होती हैं मीडिया के कवर पेज पर आती नहीं है। तमाम खबरें ऐसी होती हैं मीडिया जिनमें जो है बांटने का रोल निभाती है, यानी कि तमाम खबरें आपने देखी होंगी कि मीडिया क्या करता है कि उसमें बांटने का रोल निभाता है, उन्हें हिंदू मुस्लिम एंगल देता है, तमाम जातिगत एंगल से उन्हें बढ़ावा देता है ताकि लोगों में धार्मिक भावनाएं लोगों में जातिगत भावनाएं बढ़ गए। तो कहीं ना कहीं मीडिया का रोल आज आप स्वतंत्र रूप से नहीं कह सकते। मीडिया का रोल बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक रोल हो गया है और कहीं ना कहीं मीडिया की वजह से लोगों के अंदर एक गलत संदेश भी जा रहा है, ठीक है। ये आप वर्तमान में महसूस भी कर पा रहे होंगे। तो देखिए वीडियो एंड होने से पहले यहाँ पर एक लाइन आई थी और उस लाइन पर मैं फिर से फोकस करूँगा। लाइन यहाँ पर ये वाली आई थी और इस बार मुझे कहना पड़ रहा है यहाँ पे आप लोगों से। देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा था कि मीडिया, संचार माध्यम और उनमें धन की आवश्यकता। अब इस लाइन पे मैं क्यों गया, इस लाइन पर जाने का रीज़न ये है क्योंकि आप में से तमाम विद्यार्थी मुझे डेली कमेंट करते हैं, डेली आप लोगों की डिमांड्स जो बढ़ती जा रही हैं। देखिए मैं भी समझ सकता हूँ क्योंकि अब आप लोग जब निरंतर स्टडी पर आ गए हैं, बहुत सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड करवा दिया है और आपको लगता है कि सर अब थोड़ा कंटेंट का स्तर और बढ़ाया जाए, कंटेंट को और ज़्यादा प्रसिद्ध किया जाए, अब मेंस की प्रिपरेशन भी की जाए या फिर और कुछ लेक्चर बढ़ाए जाए। तो देखिए मेरे सामने समस्या है, मेरे सामने समस्या वही है कि भाई मेरे पास इतना फाइनेंशियल इतना ज़्यादा कंडीशन मेरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें जुटा पाऊँ। यानी इन सब के लिए मुझे एक बहुत ही बड़े लेवल के पैसे की ज़रूरत है, ठीक है। यानी कि जो सब सारे संसाधन आप देख रहे होंगे कि सर लाइव स्ट्रीम करके हमें बताइए, लाइव स्ट्रीम करके हमें जो है अपना लेक्चर दीजिए, तमाम चीज़ें हैं आप ये जान रहे होंगे। तो इन सब के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है, वाकई में है। अब देखिए यहाँ पर जो यूट्यूब है, यूट्यूब की जो अर्निंग होती है इतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि मैं एक्चुअली आपको बता दूँ यूट्यूब की अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो इसके लिए आपने वैसे तमाम लोग शायद इस विकल्प से अवगत नहीं होंगे। अगर विकल्प से अवगत नहीं है तो आज मैं उन लोगों को वो विकल्प दिखा दे रहा हूँ, किस तरह से आप चैनल को अपना डोनेशन दे सकते हैं, किस तरह से आप चैनल के में सहयोग दे सकते हैं। तो मैं आपको विकल्प वो दिखा देता हूँ। सामने जो भी वर्जन खुला हुआ है ये लैपटॉप वर्जन है, सिस्टम वर्जन है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपका चैनल स्टडी विद मयंक खुला हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने अधिकतर यहाँ पर सब्सक्राइब कर लिया हुआ, सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है इसे प्रेस कर दिया हुआ ऐसे करके, ठीक है। यानी इसके जरिए आपको जो हर वीडियो मेरी जो आएगी उसका तत्काल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, चैनल को आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं, तो आप चैनल करना क्या है, आपको चैनल पर ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएगा चैनल को आर्थिक सहयोग। क्योंकि ये लैपटॉप वर्जन है, ये सिस्टम वर्जन में जो आप जो मोबाइल वर्जन में खोलेंगे तो वहाँ पर भी ऐसी ऑप्शन आएगा चैनल को आर्थिक सहयोग। तो आर्थिक सहयोग पर आपको जाकर 59 रुपये का यहाँ पे पे करना होगा, ठीक है। इसके जरिए आप चैनल को आर्थिक सहयोग कर पाएंगे, ठीक है। यानी ज्वाइन करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यानी डेबिट कार्ड की डिटेल खुलकर आ जाएगी और जब आप डेबिट कार्ड का यहाँ पर नंबर डालेंगे उसके बाद उस आपके मोबाइल पर OTP आएगा, OTP के जरिए आप यहाँ पर चैनल को सहयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये राशि जो मैं आपसे सहयोग के लिए बोल रहा हूँ ये किसी पर बाध्यकारी नहीं है,
फिर से मैं बता दे रहा हूँ, कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि सर यहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं, मैं व्यापार करने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूँ। यहाँ पर केवल ये सुगमता यही है कि भाई यहाँ पर मुझे चैनल को आगे ग्रो करना है, क्योंकि ग्रो करने का रीज़न ये है कि भाई आप लोगों को कंटेंट बेहतर से बेहतर मिले। मैं यहाँ पर कुछ और कंटेंट भी लाना चाह रहा हूँ, लेकिन मजबूरी ये है कि फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं यहाँ पर वो कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा हूँ। तो देखिए, जिनको लगता है कि भाई कि हम जो है हमारा जो हमारी जो निष्ठा है या हमारे जो मयंक सर हैं वो हमारे साथ दगाबाजी नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, आपको निरंतर कंटेंट रेगुलर रूप से दे रहे हैं, तो आप यहाँ पर योगदान दे सकते हैं। देखिए, मैं किसी प्रकार की धनराशि कोई अपने फीस के तौर पर नहीं ले रहा हूँ, केवल चैनल पर सहयोग के तौर पर यहाँ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपकी किसी की मर्जी हो तो आप कर सकते हैं ज्वाइन यहाँ से, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। देखिए, आप वो लोग आज का वीडियो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।